नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। और आज के इस नो कोड डेवलपमेंट सीरीज़ के अंदर ये पार्ट सेकंड है। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम किस तरह से वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। जैम्प सर्वर जो हमने कल इंस्टॉल किया था वो किस तरीके से स्टार्ट होगा एंड किस तरीके से वो हमें हेल्प करेगा। ठीक है, सो डायरेक्टली चलते हैं हमारे वीडियो पे एंड टॉपिक पे और डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से आगे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस मींस जो एक टेक्नोलॉजी है उसी में ही हम कंप्लीट पूरा वेबसाइट डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, सो इसके लिए देखिए आपको डायरेक्टली जैसे इंस्टॉल कर लेंगे आपके पास में जैम्प कंट्रोल पैनल आएगा। अगर आप जैम्प लिखेंगे तो ठीक है, आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में कुछ इस तरीके से आपके पास में कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। आपके पास में यहाँ पे दो ऑप्शंस रहेंगे, अपाचे एंड माईएसक्यूएल, दोनों को स्टार्ट कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे स्टॉप का बटन आ जाएगा। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि अपाचे एंड माईएसक्यूएल का यूज़ क्यों किया जाता है, यानी क्यों स्टार्ट किया जाता है। तो देखिए, कोई भी वेबसाइट अगर हम बनाएंगे उसमें मेजरली दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। पर्टिकुलर एक टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, प्लस डेटा स्टोर करने के लिए डेटाबेस की ज़रूरत होती है। तो अपाचे क्या कर रहा है, हमारे पीएचपी एक लैंग्वेज है, टेक्नोलॉजी है, जिसमें कि वर्डप्रेस पूरी तरह से बना हुआ है। ठीक है, वर्डप्रेस एक अलग टेक्नोलॉजी है, बट वो वर्डप्रेस टेक्नोलॉजी जो बनी हुई है वो पीएचपी लैंग्वेज में बनी हुई है। तो अपाचे जो है वो पीएचपी लैंग्वेज की जितनी भी फाइल्स होती हैं उन सभी को रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। तो इसलिए इस सर्विस को स्टार्ट करना हमारे लिए कंपलसरी है। ठीक है, जैसे ही हम इस सर्विस को स्टार्ट करते हैं हम हमारे सिस्टम को ये बताते हैं कि कोई भी डॉट पीएचपी के नाम से अगर फाइल आ रही है तो उसे रन कर दीजिए। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कोई भी वेबसाइट हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, हर जगह पर डेटा स्टोर होता है और डेटा को हम अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करते हैं। तो वो जहाँ डेटा स्टोर होता है उसे हम डेटाबेस बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक ह्यूमन ब्रेन होता है, ह्यूमन ब्रेन ही जो होता है वो भी एक डेटाबेस की तरह ही है। तो सेम वे यहाँ पर भी हमारे पास में डेटाबेस होता है जिसका नाम है माई एसक्यूएल। ठीक है, सो इसे भी हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज कोई भी वेबसाइट में ये दो मैंडेटरी चीज़ें होंगी अगर आप वर्डप्रेस पर वेबसाइट बना रहे हैं तो। ठीक है, जैसे ही आप इन दोनों को एक्टिव कर देंगे या स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद में आपको डायरेक्टली चलना है अपने माई कंप्यूटर में, जिसकी शॉर्टकट कमांड है विंडो+E, अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए सी ड्राइव में हमने कल इंस्टॉल किया था, जैम्प के नाम से एक फ़ोल्डर बना हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ से अपना एक्चुअल जर्नी स्टार्ट होगी। अगर हमें कोई भी .php की या वर्डप्रेस की कोई भी फाइल को रन करना है तो एक पर्टिकुलर पाथ होगा, वहीं पाथ पे जाकर हम फाइल को रन कर सकते हैं या अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। हम ऐसा नहीं है कि माई कंप्यूटर के अंदर माई वेबसाइट्स के अंदर या फिर सपोज़ कीजिए प्रोग्राम फाइल्स में मैं कोई भी फोल्डर बना के वेबसाइट बना लूँ, ऐसा नहीं होगा। आपको जैम्प फोल्डर के अंदर जाना है, यहाँ पे htdocs के नाम से एक फ़ोल्डर बनेगा और htdocs के अंदर आप यहाँ पर जो भी फोल्डर का नाम लिखेंगे और उसके अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पर आपकी वेबसाइट बनेगी। दैट मीन्स कि आपको htdocs एक तरह से ऐसे मान लीजिए इट्स अ लोकल होस्ट। यहाँ पर आने के बाद में आपकी कोई भी वेबसाइट रन होगी। ठीक है, अब ये किस तरीके से काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। आप अगर अपने जैम्प पे चलेंगे और एडमिन पे क्लिक करेंगे, अपाचे के एडमिन पे, तो ये आपको देखिए रीडायरेक्शन दे देगा लोकल होस्ट स्लैश डैशबोर्ड का। ठीक है, दैट मीन्स कि लोकल होस्ट स्लैश डैशबोर्ड मतलब डैशबोर्ड में अभी अगर मैं बात करूँ तो देखिए ये जो index.php फाइल है ये लोकल फोल्डर के अंदर index.php फाइल रन हो रही है अभी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ डमी, ठीक है, और अगर मैं लोकल होस्ट के आगे डैशबोर्ड हटा के यहाँ डमी लिख देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो अब देखिए इंडेक्स ऑफ डमी, अब डमी के अंदर हम काम कर रहे हैं बट इसमें अभी कोई भी फाइल्स नहीं है। अगर फाइल्स होती तो यहाँ पे लिस्ट हो जाती। फॉर एग्जांपल अगर मैं डमी के अंदर लेट्स टेक एन एग्जांपल मैं ये वाली फाइल को कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। आप यहाँ पे देखिएगा आपके पास में एक फ़ाइल दिखाई दे रही है। तो ये एक तरीका है जिससे कि हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा लोकल होस्ट कहाँ है। तो अगर आपको लोकल होस्ट एक्सेस करना है तो ऑलवेज़ रिमेंबर आपका htdocs जो है वही लोकल होस्ट है। ठीक है, मैं डमी फाइल इस डमी को डिलीट कर दे रहा हूँ। अब अगर करूँगा तो रिसोर्सेज नॉट फाउंड आएंगे क्योंकि अब हमें सर्वर पे
पाथ ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, पहली चीज़ ये क्लियर। दूसरी चीज़ ये कि PHP जो माई एसक्यूएल है, इसमें अगर आपको डेटाबेस क्रिएट करना है तो इसके एडमिन पे जाना पड़ेगा। तो एडमिन पे जैसे ही जाएंगे तो आप देखिए लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन, ये एक पाथ है जो कि ये ओपन कर रहा है। आप चाहें तो इसे मैन्युअली भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसे ऑटोमेटिकली एडमिन के ऊपर क्लिक करके भी डायरेक्टली रिडायरेक्शन ले सकते हैं। दोनों ही केसेस में सेम तरीके का यूज़र इंटरफेस मिलेगा। और यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड के अंदर आपके पास में सारे डेटाबेसेस के नेम आएंगे, राइट साइड में बहुत सारी कमांड्स आएंगी, बट अभी वर्डप्रेस चलाने के लिए हम ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे। इनमें से कुछ पॉइंट्स या कुछ पर्टिकुलर टूल्स ही हम यूज़ करने वाले हैं। तो किस तरीके से हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कोई भी मान लीजिए आपके पास में सपोज कीजिए अब जैसे जैम्प ही हमने इंस्टॉल किया तो हमें एक एग्जीक्यूटेबल फाइल चाहिए थी, EXE फाइल। दैट मीन्स कि एक बेसिक पैकेज फोल्डर चाहिए या फाइल चाहिए। सेम वे अगर आप वर्डप्रेस को भी अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना चाहते हैं या वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो पहले आपको उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स की नीड होगी। ठीक है, तो देखिए कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स की नीड है तो हम उसे किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आप सिंपली गूगल पे जाएंगे, वर्डप्रेस डाउनलोड लिखेंगे तो ये आपके सामने एक लिंक ओपन करेगा wordpress.org/download। आप इस पर सिंपली क्लिक करेंगे एंड उसके बाद में जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा उसके ऊपर आप डायरेक्टली क्लिक कर देंगे। 23 MB का एक छोटा सा फोल्डर डाउनलोड होगा जिसे आप बाद में एक्सट्रैक्ट करेंगे। वो एक्सट्रैक्ट कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, हमारा ये वर्डप्रेस जो है वो डाउनलोड हो गया। आप सिंपली इसे शो इन फोल्डर करेंगे तो ये डाउनलोड के उसी फोल्डर पे ले जाएगा। अब देखिए हमारे पास में ये वर्डप्रेस की जिप फाइल आ गई है। हम इसे क्या करेंगे, यहाँ से कट कर लेंगे। कट करने के बाद में हमारे htdocs में चलेंगे, htdocs में जाके यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पेस्ट हो गया। अब राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे तो वर्डप्रेस के नाम से एक फोल्डर बन जाएगा अब। ठीक है, देखिए ये वर्डप्रेस के नाम से एक फोल्डर बन गया, लेट इट बी एक्सट्रैक्टेड। ठीक है, अब एक्सट्रैक्ट हो गया। अब सपोज कीजिए ये एक वेबसाइट बना रहा हूँ मैं xyz.com के नाम से, तो मैं xyz इसका नेमिंग कन्वेंशन रख देता हूँ, xyz मैंने सिंपली लिखा है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ जाता हूँ और अगर मैं डैशबोर्ड को हटा के xyz लिखता हूँ जैसे मैंने डमी लिखा था, तो लेट्स सी क्या होता है। देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके की एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल ओपन हो गई है। आप अगर देखेंगे xyz/wp-admin/setup.configuration.php setup-configuration.php। ठीक है, और इस तरीके से आपके पास में ये वर्डप्रेस का एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा आ गई है। यहाँ से आपके पास में कुछ स्टेप्स होंगे जहाँ आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश ही रखनी है। कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद में देखिए ये आपको बता रहा है कि नेक्स्ट स्टेप में आपके पास में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन होंगी, इनके बारे में मैं इन डेप्थ आपको बताता हूँ। लेट्स गो करते हैं। अब यहाँ डेटाबेस का नेम देना है जहाँ पर कि डेटा स्टोर होगा इस पर्टिकुलर वेबसाइट का। वेबसाइट मीन्स XYZ का डेटा जहाँ स्टोर होगा उसका नाम यहाँ देना है उस डेटाबेस का। तो अब देखिए हमने लोकल होस्ट पे PHP माई एडमिन ओपन किया था, कहाँ से, यहाँ से माई एसक्यूएल के एडमिन पे क्लिक करके। ठीक है, तो अब यहाँ अगर नया डेटाबेस क्रिएट करना है तो आपके पास में एक न्यू का बटन है लेफ्ट साइड में, यहाँ आप क्लिक करेंगे एंड देन डेटाबेस का नाम देंगे। तो फॉर एग्जांपल हमने XYZ नेम दिया था और सिंपली क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देंगे। आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, यहाँ पे क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देंगे। एक डेटाबेस आपका क्रिएट हो गया है। इसमें कोई भी टेबल्स नहीं है, कोई डेटा नहीं है अभी। आप डायरेक्टली वापस से उसी टैब पे जाएंगे। यहाँ आप डेटाबेस का नेम जो भी आपने वहाँ लिखा होगा वो पेस्ट कर देंगे या टाइप कर देंगे। उसके बाद में ये यूज़र नेम आपसे पूछ रहा है, तो ये डेटाबेस का यूज़र नेम पूछ रहा है, इसका PHP माई एडमिन डेटाबेस का यूज़र नेम पूछ रहा है ये। तो इसका जो यूज़र नेम होता है, अगर आप अपनी खुद के सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो इसका यूज़र नेम जो रहेगा वो रूट रहेगा।
पासवर्ड हमेशा ब्लैंक रहेगा, डेटाबेस होस्ट नेम जो रहेगा वो लोकल होस्ट रहेगा, टेबल प्रीफिक्स जो रहेगा वो WP_ रहेगा, बट आप अगर WP के आगे XY कुछ भी लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फिर भी इसे जो भी डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस हैं वही रहने दीजिए, लोकल होस्ट ही रहेगा, पासवर्ड नहीं रहेगा, रूट एज इट इज़ आएगा, एंड देन आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में अगर यहाँ पर आपने कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन डाली होगी तो ये वाली स्क्रीन नहीं आएगी जहाँ पे ऑल राइट बता रहा है ये, ठीक है, और इंस्टॉलेशन का ऑप्शन नहीं आएगा, आपको ये एरर दे देगा। बट अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन मिसमैच नहीं है, दैट मीन्स कि इसने बोल दिया है कि आप इंस्टॉलेशन को प्रोसीड कर सकते हो। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप आएगी वहाँ पे हमें वेबसाइट के इन्फॉर्मेशन देनी है। वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन मीन्स साइट का टाइटल। आप देख रहे हैं यहाँ पे यूट्यूब की टैब पे लिखा हुआ है अंकित जांगेड़ -YouTube। इस टैब पे लिखा हुआ है वर्डप्रेस एंगुलर साइन इंस्टॉलेशन। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा पाथ दिया हुआ है और यहाँ पे डाउनलोड -wordpress.org। तो ये जो है वो साइट का टाइटल है। तो फॉर एग्जांपल हम देते हैं इसे xyz.com, दिस इज डमी टाइटल, ठीक है। अब यूज़र नेम एंड पासवर्ड देना है। ये यूज़र नेम और पासवर्ड आपको याद रखना है क्योंकि इसी यूज़र नेम और पासवर्ड से आप वेबसाइट के एडमिन पैनल में लॉगिन कर पाएंगे जहाँ से कि कंप्लीट डिज़ाइन होगी वेबसाइट। तो फॉर एग्जांपल मैं डमी एक बार के लिए यूज़र नेम एंड पासवर्ड रख देता हूँ, ठीक है, एंड कोई भी एक ईमेल एड्रेस दे देते हैं। तो फॉर एग्जांपल hello@ankitjangid.com। ये 3 चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, बट याद रहे कि ये आपको याद रखना है क्योंकि इसी के थ्रू आप एडमिन पैनल में लॉगिन कर पाएंगे। उसके बाद में है सर्च इंजन विजिबिलिटी। देखिए यहाँ पे अगर आप डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट अगर करते हैं टिक मार्क, तो आपकी अगर सपोज कीजिए अभी तो हम लोकल होस्ट मतलब अपने खुद के सिस्टम पे काम कर रहे हैं बिना इंटरनेट की सहायता से या बिना कोई डोमेन परचेज किए, ठीक है। बट सपोज कीजिए जैसे google.com है, facebook.com है, ankitjangid.com है, इसी प्रकार से बहुत सारी वेबसाइट्स बनी हुई हैं। तो अगर उसे गूगल में लिस्ट करना है तो एक अलग पूरी प्रोसेस होती है, ठीक है। बट अगर सपोज कीजिए कोई वेबसाइट हम वर्डप्रेस में बना रहे हैं और हमने इसको टिक मार्क कर दिया है, तो उसके बाद में ऑलवेज रिमेंबर कि वो वेबसाइट गूगल में कभी भी रैंक नहीं करेगी। नॉट ओनली इन गूगल बट आप मान के चलिए कि जितने भी सर्च इंजन्स हैं, कोई भी सर्च इंजन अपने रोबोट्स को इस वेबसाइट पे कभी भी नहीं भेजेंगे, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि आपको इसको अनटिक करके ही आगे प्रोसीड करना है। बट अगर सपोज कीजिए आप डेवलपमेंट फेज में हैं और आप इस पे काम कर रहे हैं और ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो उस केस में आप इसे टिक मार्क कर सकते हैं। बट जब भी आप क्लाइंट को हैंड ओवर देंगे तो इसे अनटिक करेंगे। वो कहाँ से करेंगे वो आगे मैं फ्यूचर्स जितने भी अब लेशंस आएंगे उनमें मैं आपको बताऊंगा। तो इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे एंड ये कुछ टाइम लेकर और इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। सो इसने बोला कि सक्सेस वर्डप्रेस हैज़ बीन इंस्टॉल्ड, थैंक यू सो मच, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि आप लॉगिन कर सकते हैं। अपना यूज़र नेम जो है वो एडमिन है, पासवर्ड जो भी आपने लगाया है, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको लॉगिन एडमिन लॉगिन पे भेज देगा, एडमिन लॉगिन के पेज पे भेजेगा, ठीक है। तो अब एडमिन लॉगिन का देखिए पेज देखते हैं हम। ओके, तो देखिए एडमिन लॉगिन का जो पेज है अब उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट इसने एडमिन लॉगिन का पेज ओपन करवा दिया जहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड हमें डालना है। और आप अगर यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालने के इस पेज को देखेंगे तो आप देखिए यूआरएल कुछ इस तरीके से localhost/xyz जो भी हमने फोल्डर का नेम रखा था वो /wp-login.php, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर फ्यूचर में आपको कभी भी वेबसाइट का एडमिन पैनल ओपन करना है तो आपके पास 2 तरीके हैं। मैं आपको दोनों तरीके अभी समझा रहा हूँ। पहली चीज़ डोमेन नेम। डोमेन नेम यहाँ पर क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये localhost/xyz है, ये डोमेन नेम है अपना। इसके आगे आप चाहें तो wp-admin डायरेक्टली लिख के और एंटर प्रेस कर सकते हैं, या फिर domain-name.com/wp-login.php। आप इन दोनों तरीके से अपनी वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं एडमिन पैनल में, ठीक है। और वेबसाइट का जो फ्रंट व्यू है वो आपको यहाँ आपके डोमेन नेम पे दिखाएगा। दैट मीन्स अगर मैं XYZ तक का कॉपी करूँगा
और एक नई टैब के अंदर अगर मैं ओपन करता हूँ तो अभी मुझे बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस का जो भी फ्रंट रहेगा वो इंस्टॉल करके दिखा देगा। तो देखिए इस तरीके की मेरी वेबसाइट अभी दिख रही है, जो भी मैंने अभी डमी वेबसाइट बनाई है, जस्ट इंस्टॉल किया है वर्डप्रेस। अब इसको हम आगे बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे वो आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। बट एक बार के लिए मैं आपको बता देता हूँ आपको लॉगिन किस तरीके से करना है। आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड यहाँ सिंपली टाइप करना है, लॉगिन पे क्लिक करेंगे आप। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत ही सिंपल सा डैशबोर्ड ओपन होगा विद सम मेन्यूज़। ठीक है, अब इन मेन्यूज़ को कम करना है, ज़्यादा करना है, वो सारी चीज़ें हम फ्यूचर में पढ़ेंगे। किस तरीके से आपको एक वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, हम सारी चीज़ें फ्यूचर में अभी नेक्स्ट जितने भी सेशंस होंगे उनमें देखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं ankitjahangir.com की, ये वेबसाइट कम्प्लीटली वर्डप्रेस में बनी हुई है, तो आप भी ऐसी वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, ये सब वर्डप्रेस में बनी हुई वेबसाइट्स हैं, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि बनाई हुई हैं, और हम बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स बनाएंगे। ठीक है, सो किस तरीके से वो वेबसाइट्स बनेंगी, क्या ये बटन्स होते हैं, किस पे क्लिक करने पे क्या चीज़ें होंगी, अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम स्टडी करने वाले हैं। तो अगर आपको असाइनमेंट करना है तो आपका असाइनमेंट ये है कि जो मैंने प्रोसेस की है इस प्रोसेस को 10 टाइम आप रिपीट कीजिए। दैट मीन्स रिपीट का मतलब ये हो गया कि एक बार हमने इंस्टॉल कर लिया XYZ के नाम से, अब वापस से आप क्या करेंगे, htdocs में जाएंगे, वर्डप्रेस को सेम चीज़ वापस से करेंगे, एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे, वापस से एक नया फोल्डर क्रिएट होगा। इस नए फोल्डर को मैं नेम देता हूं web1। ठीक है, अब इसके बाद में मैं वापस से अपने गूगल क्रोम पे जाता हूं। यहां पर मैं फॉर एग्जांपल XYZ लिखा था, यहां पर मैं web1 लिखूंगा, और अब नया इंस्टॉलेशन प्रोसेस होगा। दैट मीन्स अब web1 के नाम से मेरी एक नई वेबसाइट बन रही है। तो इस प्रकार से हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को सेटअप करते हैं, अलग अलग यूज़र्स अलग अलग क्लाइंट्स के लिए अलग अलग वेबसाइट्स बनाते हैं। ठीक है, अब आपको सेम प्रोसेस करनी है, आपको सेटअप करना है, आपको डेटाबेस नेम क्रिएट करना है। तो अब आपको डेटाबेस के लिए आपको php myadmin localhost/php myadmin पे जाना है, उसके बाद में न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको web1 या जो भी आपको नेम रखना है वो रख के क्रिएट करेंगे। यहाँ पर web1 डालेंगे, रूट डालेंगे, पासवर्ड ब्लैंक रहेगा, लोकल होस्ट wp_, सबमिट, रन द इंस्टॉलेशन, कोई एरर नहीं है, गुड। वेबसाइट का नेम, सो web1 एडमिन, पासवर्ड, ठीक है, ईमेल एड्रेस, इंस्टॉल। जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा आपको लॉगिन का फिर से एक पेज मिल जाएगा। मैं सभी वेबसाइट्स के लिए पासवर्ड सेम रख रहा हूँ, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि आपको अलग अलग पासवर्ड रखना है। आप अगर सेम पासवर्ड रखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो इस यूआरएल के बेसिस पे वो चेक करता है कि इस पर्टिकुलर यूआरएल पे जो वेबसाइट बनी हुई है उसके डेटाबेस में कौन सा पाथ स्टोर है, या फिर उसके डेटाबेस में कौन सा आईडी एंड पासवर्ड स्टोर है। ठीक है, तो अलग अलग दोनों अलग अलग डैशबोर्ड हैं। इस तरीके से आपको 10 अलग अलग वेबसाइट सेटअप करनी है, सो दैट कि आप कभी भी फ्यूचर में ना भूलो कि वर्डप्रेस कैसे सेटअप होता है। फ्यूचर में अगर कोई भी आपको ये बात बोल रहा है कि वर्डप्रेस सेटअप कर दीजिए या वेबसाइट सेटअप कर दीजिए, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्डप्रेस कैसे सेटअप होता है या वेबसाइट कैसे सेटअप होती है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। कोई भी आपका सजेशन हो जो कि आपको लग रहा है कि यहाँ इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।